नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ईरान में जबरदस्त बम विस्फोट, जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी में इकट्ठा हुए थे लोग। ईरानी राष्ट्रपति ने विस्फोटों के लिए ठहराया इजरायली सरकार को जिम्मेदार। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी अलर्ट किया गया जारी, नागरिकों से सतर्क रहने की हुई अपील। और संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चर्चा में, यह है देश में लड़कियों के लिए खुला पहला सैनिक स्कूल। वृंदावन में वात्सल्य ग्राम के अंदर स्थित है स्कूल। आइए खबरों की शुरुआत करें। मिडिल ईस्ट पिछले कुछ समय से उबाल पर है। पिछले साल 7 अक्टूबर से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें 20,000 से अधिक लोग अब तक मारे गए हैं। इसके बाद यमन स्थित हौती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमेरिका तक को इन हमलों का जवाब देने के लिए 10 देशों को एक साथ लाना पड़ा, लेकिन घटनाओं का सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। अब एक और बड़ी घटना ईरान में घट गई है। हाल ही में ईरान के करमान शहर में 2 जबरदस्त विस्फोट हुए। पहला विस्फोट तेहरान से 820 किलोमीटर दूर स्थित करमान में हुआ। जैसे ही लोगों की भीड़ ने भागने की कोशिश की, 20 मिनट के बाद साहिब अल जमान मस्जिद के पास एक और बम विस्फोट हुआ। ईरानी सरकार ने कहा कि पहले विस्फोट से मची अफरा तफरी के बीच अधिकांश पीड़ित दूसरे बम विस्फोट में मारे गए। इन विस्फोटों में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। इस हमले को लगभग आधी सदी में देश में हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। भारतीय सरकार ने भी इस दुखद घटना के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, जबकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने विस्फोटों के लिए इजरायली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आइए समझते हैं कि ईरान में वास्तव में क्या हुआ और इस घटना का पूरे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर हुए थे, नाम था जनरल कासिम सुलेमानी। यह ईरान के मामूली व्यक्ति नहीं थे, ईरान के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इनकी हत्या की चौथी बरसी मनाने के लिए सैकड़ों लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए थे। 62 वर्षीय कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के प्रभारी थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरानी सेना की एक शाखा है और इसे विदेशी मिशनों को चलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे 2019 में अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था। सुलेमानी को 1979 के इस्लामिक क्रांति में भाग लेने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंका गया और ईरान में एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। 2000 के दशक के शुरुआत में इराक में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ने लगी। इसके विरोध में सुलेमानी ने हमले किए, जिससे ईरानी आर्मी में इनका कद बढ़ने लगा। सुलेमानी ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। पिछले वर्षों में सुलेमानी को सीरिया, इराक और पूरे मध्य पूर्व में ईरान की सैन्य गतिविधियों के पीछे का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। 2020 में अमेरिकी हमलों में सुलेमानी की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि ईरान के हमले मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक और घटना पर नजर डालनी होगी। दरअसल ईरान में हुए हमले के ठीक एक दिन पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह में स्थित हमास कार्यालय पर हमला हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई। इसको हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इसी हमले में हमास के एक शीर्ष नेता सालेह अल अरौरी की भी मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब यह भी समझिए कि लंबे समय से मौजूद क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय प्रतिद्वंद्विता के कारण मिडिल ईस्ट के विभिन्न खिलाड़ी इजराइल हमास संघर्ष में शामिल हैं। जैसे लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया है। माना जाता है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान द्वारा समर्थित हैं, जो दशकों से इजराइल के साथ छद्म युद्ध में लगा है। अब हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले में अल अरौरी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह चुप नहीं रह सकता। ईरान को यमन में हौती का समर्थन करने के लिए भी जाना जाता है और वह इस क्षेत्र में पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ है। यह स्थिति उसे अमेरिका और उसके सहयोगी सऊदी अरब के साथ टकराव में डालती है। सार यह है कि इजराइल का हमास से तो युद्ध चल ही रहा है, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी अटैक कर दिया और इसके बाद हमास और हिजबुल्लाह के समर्थक ईरान को भी छेड़ दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईरान में हुए हमलों के कारण इजराइल और हमास के बीच संघर्ष निश्चित रूप से बढ़ सकता है और इस संघर्ष में अन्य समूह और देश भी शामिल हो सकते हैं।
इमेजिन कीजिए कि आप नए साल के जश्न में डूबे हैं, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक धरती कांपने लग जाए, इमरजेंसी सायरन बजने लगे और अफरा तफरी मच जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी को रंग में भंग पड़ना कहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जापानियों के साथ। साल 2024 की शुरुआत में ही जापानियों के रंग में भंग पड़ गया। दरअसल हाल ही में जापान में 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरें आई थीं। इसके बाद जापान सागर के मुख्य द्वीप होन्शु के किनारे इशिकावा प्रांत में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद घरों को नुकसान पहुंचा, कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं और सरकार के द्वारा लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने का ऑर्डर दिया गया। चलिए इसी खबर के जरिए सुनामी के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो इसकी सूचना कौन देता है। क्या है सुनामी? यह किसी वाटर बॉडी में सामान्य से ऊंची लहरों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर समुद्र में पानी की एक बड़ी मात्रा के विस्थापन के कारण होती है। सुनामी के कई कारण होते हैं। इनमें से एक मुख्य कारण है पानी के भीतर भूकंप आना। जब टेक्टोनिक प्लेटें समुद्र के नीचे खिसकती हैं या जब ये प्लेटें एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं तो वे बड़े भूकंप का कारण बनती हैं। इससे समुद्र तल पर कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर या उससे अधिक तक समुद्र तल खिसक जाता है। इतने बड़े क्षेत्रों में अचानक से हुआ ऊर्ध्वाधर विस्थापन समुद्र की सतह को परेशान करता है। इससे बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित होता है और विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी भूकंप सुनामी उत्पन्न नहीं करते। आमतौर पर विनाशकारी सुनामी उत्पन्न करने के लिए 7.5 से अधिक रिक्टर तीव्रता वाले भूकंप की आवश्यकता होती है। आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा घातक और विनाशकारी सुनामी बड़े और उथले भूकंपों से पैदा होती है जिनका केंद्र समुद्र तल के नजदीक या सतह पर होता है। सुनामी का एक और कारण है पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट पानी को धकेल देता है या विस्थापित कर देता है, जिससे सुनामी उत्पन्न हो सकती है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। आप समझिए कि कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटना जिसमें बड़ी मात्रा में पानी को विस्थापित करने की क्षमता है, उससे सुनामी बन सकती है। जैसे भूस्खलन, ग्लेशियर का टूटना, उल्कापिंड का प्रभाव और अन्य कारणों से पानी का विस्थापन हो सकता है और सुनामी पैदा हो सकती है। देखिए, सुनामी सामान्य समुद्री लहरों से अलग होती है। सामान्य समुद्री लहरें तेज हवा या ज्वार से उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी शामिल होता है। अब एक सवाल यह भी मन में आता है कि हम कैसे जानें कि कोई लहर सामान्य लहर है या फिर सुनामी। इसके लिए सुनामी की कुछ खासियतें जाननी पड़ेंगी। सुनामी की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। तरंग दैर्घ्य 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर की होती है। लंबी तरंग दैर्घ्य होने के कारण सुनामी के पास न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ खुले समुद्र में लंबी दूरी की यात्रा करने की क्षमता होती है। सुनामी की दूसरी खासियत है उच्च गति। गहरे समुद्र के पानी में सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ट्रैवल कर सकती है। इसी कारण से तटीय क्षेत्रों में सुनामी से बचने की तैयारी के लिए बहुत समय नहीं मिल पाता। सुनामी अक्सर लहरों की एक श्रृंखला में आती है। यह जरूरी नहीं कि पहली लहर सबसे बड़ी हो और बाद की लहर छोटी हो। बाद की तरंगें भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती हैं। सुनामी की एक और खासियत है, यह है सुनामी की लहरों की ऊंचाई गहरे पानी में कम होती है। अपनी उच्च गति और ऊर्जा के बावजूद गहरे पानी में सुनामी का आयाम यानी लहर की ऊंचाई कम हो सकती है। फिर जैसे जैसे सुनामी उथले तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, इसकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे लहर की ऊंचाई काफी बढ़ जाती है और तट पर पहुंचने पर यह विनाशकारी प्रभाव दिखाती है। इन सब से भी अगर समझना आए कि समुद्र में दिख रही लहर सुनामी है या सामान्य लहर, तो हमेशा समुद्र तट पर नजर गड़ा के रखना होगा। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि सुनामी के तट तक पहुंचने से पहले तट का पानी काफी कम हो जाता है। पानी तट से पीछे चला जाता है और तट की जगह पर समुद्र तल दिखने लग जाता है। ऐसा आने वाली सुनामी लहरों से पहले होता है। चलिए, अब आपने सुनामी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया है। अब बात करते हैं भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र इंकोइस हैदराबाद में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC भारत के लिए सुनामी अलर्ट जारी करने वाला राष्ट्रीय प्राधिकरण है। मतलब सुनामी की सूचना कौन देगा? भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र देता है। यह ITEWC हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली से जुड़ा है। यह यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग यानी IOC द्वारा स्थापित और समन्वित वैश्विक सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।
हाल ही में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चर्चा में आया। दरअसल संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला पहला सैनिक स्कूल है। यह मथुरा के वृंदावन के बाहरी इलाके में वात्सल्य ग्राम के अंदर स्थित है। तो आइए अब बात करते हैं सैनिक स्कूलों की। सैनिक स्कूल भारत में सार्वजनिक स्कूलों की एक प्रणाली है जो रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रबंधित की जाती है। सैनिक स्कूल आम नागरिकों के पब्लिक स्कूल हैं जहां योग्य छात्रों को या छात्राओं को उनकी आय या वर्ग पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 5th क्लास के बाद एक एग्जामिनेशन देना होता है। एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। सैनिक स्कूलों का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को या छात्राओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और भारतीय नौसेना अकादमी आईएनए में प्रवेश के लिए शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करना है। डेटा के अनुसार 2021 तक देश में कुल 33 सैनिक स्कूल थे। सैनिक स्कूलों की स्थापना की प्रेरणा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या आरएमएस कहा जाता है, से मिली है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार भविष्य के सैन्य अधिकारियों के संभावित पूल को तैयार करना चाहती थी। इस मकसद से पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करके भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना का भारतीयकरण करने के लिए एक आरआईएमसी और 5 आरएमएस की स्थापना की गई थी। पहले आरआईएमसी की स्थापना 1922 में हुई थी। इसके बाद 5 आरएमएस की स्थापना की गई। 1922 में चैल मिलिट्री स्कूल, 1930 में अजमेर मिलिट्री स्कूल, 1945 में बेलगाम मिलिट्री स्कूल, 1946 में बेंगलुरु मिलिट्री स्कूल और 1962 में धौलपुर मिलिट्री स्कूल की स्थापना हुई। सैनिक स्कूल की बात करें तो 1961 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन द्वारा भारतीय सेना के अधिकारी कैडर के बीच क्षेत्रीय और वर्ग असंतुलन को दूर करने के लिए सैनिक स्कूल की कल्पना की गई थी। हालांकि 1960 में स्थापित लखनऊ का सैनिक स्कूल देश का पहला सैनिक स्कूल था, लेकिन यह सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत है। यह भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह राज्य सरकार द्वारा प्रशासित होने वाला एकमात्र सैनिक स्कूल है। इस स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। यह एकमात्र सैनिक स्कूल है जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित है। यह स्कूल उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, जो भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। यह देश का पहला सैनिक स्कूल था और इसके बाद इसी तर्ज पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत अन्य सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त देश में कई निजी सैन्य स्कूल भी हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। सबसे पुराना निजी सैन्य स्कूल भोसला मिलिट्री स्कूल है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। हाल ही में उल्फा सरकार शांति समझौता चर्चा में आया। दरअसल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने हाल ही में केंद्र और असम सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि 40 साल में पहली बार उल्फा, भारत और असम सरकार के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते में राज्य के विकास में तेजी लाने और भूमि की सुरक्षा के लिए कई सेक्शन बनाए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर उल्फा क्या है और इसको क्यों बनाया गया था। उत्तर पूर्वी भारत में सक्रिय ढेर सारे उग्रवादी संगठनों में से एक उग्रवादी संगठन उल्फा है। उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, लेकिन संगठन उल्फा के नाम से ही प्रचलित है। इनका मकसद है सशस्त्र संघर्ष के द्वारा असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना। इस मकसद से भीमकांत बुरागोहाई, राजीव राजकुंवर उर्फ अरविंद राजखुआ, गोलाप बरुआ उर्फ अनूप चेतिया, समीरण गोगई उर्फ प्रदीप गोगई, भद्रेश्वर गोहाई और परेश बरुआ ने 7 अप्रैल 1979 को उल्फा की स्थापना की। फिलहाल संगठन के प्रमुख नेता परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई हैं। उल्फा मानता है कि असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उल्फा का दावा है कि असम जिन ढेर सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, उनमें राष्ट्रीय पहचान सबसे प्रमुख समस्या है। इसलिए उल्फा ऐसे संघर्षरत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो नस्ल, जनजाति, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1986 में उल्फा का संपर्क नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और म्यांमार में सक्रिय संगठन काचिन रेबेल्स से हुआ। 1989 में इसे बांग्लादेश में कैंप लगाने की छूट मिल गई थी और 1990 आते आते उल्फा ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया।
उल्फा वामपंथी विचारधारा को मानने वाला है और उसका संबंध माओवादियों से भी है। ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि उसके कई सदस्यों को पाकिस्तान में भी प्रशिक्षण मिला है। इस संगठन ने कई हत्याएं, बम ब्लास्ट आदि घटनाओं को अंजाम दिया है। यह संगठन इतना खतरनाक है कि अमेरिकी गृह मंत्रालय ने भी आतंकवादी संगठनों की सूची में उल्फा को शामिल किया है। भारत सरकार ने इस संगठन को सन 1990 में प्रतिबंधित कर दिया था और इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत भी किया था। भारत सरकार ने उल्फा के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन बजरंग शुरू किया था। सरकार ने उल्फा पर पाकिस्तानी आईएसआई और बांग्लादेशी डीजीएफआई से संपर्क बनाकर भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध लड़ने का आरोप लगाया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने की उम्मीद है। यह यात्रा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि चेक गणराज्य ने कुछ समय पहले एक भारतीय नागरिक को खालिस्तान आतंकी पन्नून की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी गई है। यह 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। वहीं यदि हम चेक गणराज्य की बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी सीमा पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से लगती है। हाल ही में हरित आवरण सूचकांक के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे विकसित करने के पीछे उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण का अखिल भारतीय आकलन करना और वृक्षारोपण का प्रबंधन और निगरानी में सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही यह सूचकांक निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना और रैंकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। दरअसल वर्तमान में वृक्षारोपण की निगरानी और हरित आवरण की जानकारी क्षेत्रीय कर्मचारी के स्थलीय दौरे पर निर्भर करती है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक स्थायी वार्षिक कार्यक्रम है जो इस वर्ष स्थगित कर दिया गया। दरअसल यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो हर वर्ष 3 जनवरी को शुरू होता है। आपको बता दें कोविड-19 महामारी के चलते 2021 और 2022 को छोड़कर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1914 से हर साल आयोजित होती रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आमतौर पर नए साल में प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें देश के वैज्ञानिकों और विज्ञान के छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। इसका 108वां संस्करण 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में आयोजित किया गया था। हाल ही में एक चीनी छात्र की साइबर किडनैपिंग वैश्विक पटल पर चर्चा का विषय बन गई। साइबर किडनैपिंग आमतौर पर साइबर अपराध के एक रूप को संदर्भित करता है। इसके तहत साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा तक अपनी पहुंच बनाते हैं और संवेदनशील जानकारी चुराते हैं। इस जानकारी के बदले पीड़ित व्यक्ति को छिपने के लिए मजबूर करते हैं और उसके परिवार को फोटो या वीडियो भेजकर पैसों की मांग करते हैं। ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी शारीरिक संपर्क या वास्तव में किसी का अपहरण नहीं होता, केवल भावनात्मक रूप से डराकर पैसे वसूल किए जाते हैं। मयूरभंज की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग यानी भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ। इसे सिमलीपाल काई चटनी और काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चींटी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने में मदद करती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड और अन्य शामिल होते हैं। यदि हम चींटी की बात करें तो इसे रेड वीवर चींटी कहा जाता है। यह आमतौर पर सिमलीपाल बायो रिजर्व के पेड़ों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ओकोफिला एस्मार्डिना है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है सुनामी से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। सुनामी लहरों की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। गहरे समुद्र के पानी में सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ट्रैवल कर सकती है। सुनामी अक्सर लहरों की एक श्रृंखला में आती है। सुनामी लहरों की ऊंचाई गहरे पानी में भी अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है हाल ही में एक विशिष्ट स्थान की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग यानी भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ है। यह विशिष्ट स्थान कहाँ है? मयूरभंज, दंतेवाड़ा, झाबुआ या फिर बस्तर? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है।
पीएम विश्वकर्मा योजना को भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना था। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था 8 डिग्री चैनल के बारे में सही कथन को चुनिए। यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, यह कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है, यह अमीनी द्वीप और कन्नानोरे द्वीप के बीच है, यह छोटे अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।